Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and here back with yet another session for the paper NDA 1 2019 Mathematics Set A और इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड्स। ठीक है, फिर जल्दी से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। तो 61 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 3D ज्योमेट्री से। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल with the vertices A, B and C is the point। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही होगा। सेंट्रॉइड फॉर 3D क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करके आएगा, है ना। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करके आएगा। और z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 करके आएगा, है ना। आपके पास ऑलरेडी गिवन है 3 पॉइंट्स। तो पहला जो पॉइंट A है वो x1 y1 z1 है, और जो B है x2 y2 z2 है, एंड जो C है वो x3 y3 z3 है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको मिल जाएगा सेंट्रॉइड। तो ये है x2 प्लस 5 प्लस 2 बाई 3, y1 क्या है -3, देन -3 बाई 3, कॉमा z1 क्या है 3, देन -4, देन -2 बाई 3। चेक कर लो एक बार। तो हमें क्या आंसर आ रहा है देख लो। हमें आ रहा है ये 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9 9 बाई 3 3 आता। फिर ये -9 बाई 3 -3 आता। देन ये कितना होता है -1 -3 -2 -3 हो जाएगा, है ना। -3 बाई 3 -1 आता। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमें 3, -3, -1, जो कि देखे रखा है ऑप्शन बी में। सिंपल सा सेंट्रॉइड के फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन था हमारे 3D ज्योमेट्री से, इजंट इट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है स्फेयर से। अगेन 3D ज्योमेट्री कंसेप्ट है ये भी। देखो यहाँ पे पूछा क्या गया हमें, रेडियस ऑफ द स्फेयर। रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द स्फेयर कैसे फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला है ना। रेडियस ऑफ द स्फीयर का क्या फॉर्मूला एक बार बताओ तो। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस d। ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे अभी आपको ये इक्वेशन से मुझे बताना है कि g की वैल्यू क्या है। आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर पता है, वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz, है ना, प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको जो g की वैल्यू है दिख के आ रही है क्या। g की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 2gx इज इक्वल्स टू -6x, ये इक्वेट कर लो। तो 2g इक्वल्स टू -6 मतलब g इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर। f कितना आएगा, ये 8y और ये 2fy, ये टर्म के y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो। 2f इक्वल टू 8 मतलब f इक्वल टू 4 आएगा। फिर ये -10z और ये 2hz, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 2h इज इक्वल टू -10 मतलब h इज इक्वल टू -5 आएगा, -5 का स्क्वायर। और ये -d कितना है यहाँ पे +1 है, तो ये -1 आएगा। तो इसका आंसर निकाल लो, ये आएगा 9 + 16 + 25 -1 कितना आता। ये 9 + 16 फिर से 25 होता है, 25 + 25 कितना 50, 50 - 1 49, एंड रूट ऑफ 49 इज 7 यूनिट्स। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितने 7 यूनिट्स है। यहाँ पे यूनिट नहीं देख रखा है, कोई बात नहीं, जो रीडिंग है हम टिक कर लेंगे। क्लियर सी बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है based on the plane topic, the equation of the plane which is passing through the intersection of the given two planes and the point। तो हमें जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो प्लेन क्या है, क्लियरली बता रहा है 3 to 1 से पास हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। मतलब ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया, फैमिली ऑफ प्लेन्स का। इसके दो अप्रोच है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो ऑप्शन बेस्ड अप्रोच और दूसरा कंसेप्चुअल अप्रोच। कंसेप्चुअल अप्रोच में क्या करेंगे, हमारे पास फैमिली ऑफ प्लेन्स है ना, तो ये P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे, जिसमें P1 क्या रहेगा हमारा पॉइंट, अपना पहला प्लेन रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल -9 करके लेंगे, इक्वल टू 9 -9 इक्वल टू 0 टाइप में। और P2 हमारा प्लेन रहेगा, जो दूसरा प्लेन देख रखा है 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके। इसमें इन दोनों प्लेन को आपको इसमें पुट करना है। लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, ये देख ही रखा है ना 3, 2, 1, ये सब्स्टिट्यूट करो एक्स वाई जेड की जगह पे, आपको लैम्डा मिल जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ना प्रोसेस, बट यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे आपको अप्रोच, इसको इजी अप्रोच क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बेस्ड अप्रोच। आपको पता है कि ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू 3, 2 है, तो आपको सिर्फ इसमें से ढूंढ लेना है कि कौन सा प्लेन पासिंग थ्रू 3, 2 है, खत्म हो जाएगा आपका काम। तो अगर मैं पहला रैंडमली चूज कर लेती हूँ, 10 3 30, 30 माइनस ये कितना हो जाए 2 2 4, फिर 2 1 ये कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 30, ये आएगा 30 माइनस 2, देखो 28, पहला ही आ गया आंसर, मुझे मिल गया ऑप्शन ए। मैं एक बार बी भी चेक कर लेती हूँ ना, यहाँ पे कितना आएगा 30, ये 2 2 4 34 हो गया, फिर ये तो सब प्लस है, ये 28 कैसे आएगा, ये ज्यादा आएगा, ये तो ऑप्शन बी रॉन्ग है।
ये भी देख लो, ये 30 है, ये 34 हो गया, फिर ये -2, 34 -2 32 आता है, 28 बोला, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन सही ऑप्शन तो ए ही आपको मिल गया है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आंसर बता दे रही हूँ आपको। आप क्या करोगे, आपको कंसेप्चुअल अप्रोच करना है, मैंने पढ़ा दिया ना कैसे करना है। आपको इसके अंदर P1 और P2 की वैल्यू रख के सॉल्व करके ये 3,2,1 सब्स्टिट्यूट करना है आपको। इक्वेशन ऑफ मतलब लैम्डा मिलने के बाद लैम्डा रिसब्स्टिट्यूट करके आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ये हमारे कंसेप्ट है एनसीईआरटी के, जब आप पढ़ते हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट है। बोर्ड एग्जाम में ये कंसेप्ट लगाओ, बट कॉम्पिटिटिव में आपको ये ऑप्शन बेस्ड करेंगे तो बहुत आसान है ना। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या बोल रही हूँ मैं। आपको इंडिया एग्जाम में इसको ऑप्शन बेसिक करना है, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप अभी ये भी देख लो, ये तो ये भी रॉन्ग है। देखो ये 30, ये -4, 30 -4 कितना आता, 30 -4 कितना आता, 26 आता, 26 माइनस ये 2। अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमें ऑप्शन डी में भी बंदों ने दे के रखा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें तो ये ऑप्शन बेस्ड काम नहीं आएगा। अभी हमने रिजेक्ट तो कर दिए 2 ऑप्शन, बट हमारे को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए है क्या, बी डी करेक्ट है, तो इसके लिए तो हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। तो लिख लेते हैं फिर ये 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 P1 प्लेन प्लस लैम्डा टाइम P2 प्लेन लिख लेते हैं 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 है प्लस 4 लैम्डा टाइम्स x आएगा, और यहाँ पे y और यहाँ पे -5 लैम्डा है, तो 1 -5 लैम्डा का टाइम्स y, और यहाँ पे 2z है और यहाँ पे -4z है ना। तो ये 2 -4 लैम्डा टाइम्स z एंड आएगा -9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये पॉइंट को पुट करो, 3, 2, 1 पॉइंट को XYZ के प्लेस पे पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे 3 पुट हो रहा है, तो 4 3 12, 12 प्लस 2 14x। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें 3, है ना। x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3 2 6 एंड 3 4 12 लैम्डा आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 1 2 माइनस 2 5 10 लैम्डा आएगा, देख लो। और यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये 2 4 लैम्डा ही रहेगा, फिर -9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम टू गेट द लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ पे देख लो कितने नंबर है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 9 प्लस 1 बच रहा, कितना बच रहा, +1, है ना, +1 हमें बच रहा है। अभी देखते हैं लैम्डा के टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। ये 12 लैम्डा और ये -10 लैम्डा, 2 लैम्डा बच गया। फिर ये -4 करेंगे तो -2 लैम्डा होगा, फिर -2 -1, तो माइनस कितना, -3 लैम्डा हो गया इक्वल टू 0। तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 1/3। 1/3 को सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशन बना लो। ये 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 प्लस 1/3 टाइम्स ये हमारा है 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 2 6, 6x और यहाँ पे 4x में ये साथ साथ में लिख लूँ, 3 1 3 3y माइनस 5y, फिर 3 2 6 6z माइनस 4z, और 3 9 27 माइनस 27 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 राइट साइड में चला गया। अभी देखो आपको क्या आंसर मिल रहा है। आपको आंसर ये कितना आ रहा है, ये 10x आ रहा, सही बात है, और ये -2y आना है। तो यहाँ तक के दोनों सही है, सेम है। और दूसरा क्या आना है, 2z प्लस में आना है। देखो ऑप्शन ए ही मिल गया हमें, और ये -28 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला, ऑप्शन ए ही मिला। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप तो पहले ऑप्शन बेस कर लो, बट अगर आपको दिख के आ रहा है कि अरे 2 ऑप्शन दे के रखे, दोनों ऑप्शन में से कोई तो एक को सही को ढूंढना है, तो तभी आपको ये कंसेप्ट अप्रोच का काम लेना है, अदरवाइज मत लो। कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम वो एक ही ऑप्शन सही देता पासिंग थ्रू के लिए। अभी इसमें प्रॉब्लम हो गया था, दो ऑप्शन दे के रखे थे जो कि सेम पॉइंट से पास हो रहे, दोनों ऑप्शन में पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट भी यहाँ पे कंसेप्ट की भी यहाँ पे मैंने हेल्प ली है। क्लियर है ना बात, आपको समझ में आया ना अप्रोच कैसा रहेगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। Now let's solve this question number 64. The distance between the parallel planes. अभी planes को अच्छे से देखो, अगर planes parallel होते हैं ना, तो ये condition रहती है कि a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, a1x plus b1y plus c1z plus d2 is equals to 0, ये condition रहती है जब plane parallel रहते हैं। तो अभी आपको देखना वही है कि इसके xyz के कोएफिशिएंट और दूसरे प्लेन के xyz के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो सेम बनाना है। तो किसके नहीं है उसके सेम बनाओ। अभी ये 8x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 21 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते।
इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग सिंपलर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, दोनों को भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे 4x 2y 4z है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पे ये भी डिविजिबल बाय 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम दोनों को इस फॉर्म में लेके आते हैं जिनके a1 b1 c1 सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, d1 d2 पे डिफरेंस रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, पहला प्लेन में ले लेती हूँ, उसको भी रिड्यूस कर देती हूँ, वो रिड्यूस हो रहा ना, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 9/2 इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन 1 P1। और प्लेन P2 क्या हो जा रहा, डिवाइड बाय 4 कर लो, ये हो जा रहा 4 डिवाइड बाय 4 करे ना, 2x माइनस 1y देन 2z प्लस 21/4 इक्वल्स टू 0। अभी दिख के आया कि नहीं आपको, ये चीज दिख के आई कि नहीं, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सेम है। तो अभी आप पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है दो प्लेन जब पैरेलल होते हैं, दो प्लेन जब पैरेलल होते हैं तो उनका बीच का डिस्टेंस कौन सा रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, और इसका फॉर्मूला है, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, इट इज मॉडुलस ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे एबीसी क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, एंड c2 c1 यहाँ पे कांस्टेंट, एक्चुअली यहाँ पे c1 c2 नहीं बोलेंगे, d2 d1 बोलेंगे, सॉरी d2 d1। हम लोग 2D में c2 माइनस c1 लेते हैं, ये 3D है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट d होते हैं ना, तो d2 माइनस d1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3D का है। तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, हमारे पास d2 d1 है, ये हमारा d2 है, ये हमारा d1 है ना, तो ये है 21/4 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट में कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है, फिर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर है ना। तो ये कैलकुलेट कर लो, न्यूमरेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम 4 है वहां पे, तो ये 21 माइनस 18 अपॉन 4 आएगा। डिवाइड में हमारे पास अंडर द रूट में क्या टर्म है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, अंडर द रूट 9 आ रहा, तो ये आ रहा हमें 3/4 अपॉन 3, है ना, 3/4 अपॉन 3। तो ये क्या हो जा रहा, मॉडुलस का प्लस में है ना, तो 3/4 इंटू 1/3, तो ये हो जा रहा हमारा, क्या हो जा रहा है, ये 1/4 हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 1/4। तो इसका है आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है 3D का, मॉडुलस ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑल अबाउट, इट्स द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन के लिए आता है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ के रखे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है, ये तो बेसिक से 0,0,1 होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस का पूछूं तो एक्स एक्सिस का बताओ, तो ये होगा 1,0,0, और वाई एक्सिस का क्या होता है, ये होता है 0,1,0। तो ये पता करके रख लो, पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं जब आप 3D पढ़ते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। यहाँ पे ए वेक्टर देके रखा है, बी देके रखा है, और पूछा गया है व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बी बार वेक्टर माइनस ए बार वेक्टर करके कैलकुलेट कर लेते हैं। बी बार वेक्टर माइनस ए बार वेक्टर कैलकुलेट करो तो जरा, बी वेक्टर क्या है हमारा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर, तो माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस कर देना, माइनस 5k कैप, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना प्लस 3j कैप आएगा, माइनस 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस 8k कैप आएगा। और अभी हमें निकालना है 3a बार प्लस b बार, ये वेक्टर्स का एडिशन निकालना है। तो 3 टाइम्स a बार लिख लो, तो एक बार क्या आएगा 3i कैप माइनस 3 2 6j कैप प्लस 3 5 15k कैप। इसमें ऐड करना है हमें वेक्टर b को, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो इनको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आएगा हमें 3 प्लस 2 5i कैप देन माइनस 5j कैप देन प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12k कैप। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड चीजें मिल गई है। अभी हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर दैट इज वेक्टर b माइनस a इन डॉट विथ 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर लिख लेते हैं एक बार। b माइनस a वेक्टर हमें मिला i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप मिला, फिर इसका डॉट लेना है 3a प्लस b वेक्टर के साथ, जो कि है 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सा है। अभी 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 5
-8 इंटू 12 कितना आता है, ये 5, ये -15, ये 12 एग्जा 96, तो ये कितना आता है, ये -10 -96, ये आता -106। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें दे के रखे हैं दो वेक्टर अगेन, और क्या बोला है देखो, इफ द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर नोन टू यू, मतलब हमें ए बार पता है, बी बार पता है। पोजिशन वेक्टर्स आपको पता है ना, ओ ए बार को हम लोग ए बार लिखते हैं, ओ बी बार को हम क्या लिखते हैं, बी बार वेक्टर लिखते हैं। तो हमें पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स पता है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ए बी। तो लेंथ ए बी फाइंड करने के लिए हमें पहले ए बी वेक्टर को ढूंढ लेना होगा पोजिशन वेक्टर्स का डिफरेंस लेके, फिर उसकी लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या रहते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप रहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो अभी इसको लिख लेते हैं, फिर हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम हमारा ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे इसका। ठीक है, वेक्टर ए दे के रखा है उन्होंने 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी क्या दे के रखा है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे वेक्टर ए बी, जिसको हम निकालते हैं बी बार माइनस ए बार करके। तो कर लो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, ये बी माइनस ए 2 माइनस 3 माइनस आई कैप आएगा, देन 4 प्लस 2 कितना 6 जे कैप, देन -3 -1 -4 के कैप आ गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस में फिर -4 का स्क्वायर प्लस में, तो ये निकाल लो, ये आएगा 1 प्लस 36 प्लस कितना 16, कितना आता देख लो, कितना आएगा इसका आंसर, 36 प्लस 16 कितना होता है, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ 53 आ रहा, दैट इज ऑप्शन डी आ रहा हमें सही आंसर, है कि नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68th क्वेश्चन, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज AC इज P, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो AC अगर हमारा हाइपोटेन्यूस है और P बोल के रखा है उसको, तो एंगल भी हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, है कि नहीं। अभी उन्होंने क्या पूछा है देखो, देन व्हाट इज AB वेक्टर का डॉट विथ AC का वेक्टर, BC वेक्टर का डॉट विथ BA का वेक्टर एंड CA वेक्टर का डॉट विथ CB का वेक्टर। अभी ये डॉट प्रोडक्ट्स है ना, ये डॉट प्रोडक्ट्स है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम तो पहले ये लिख लेते, AB का डॉट विथ AC क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AC कॉस ऑफ कौन सा एंगल बताओ, तो AB और AC में कौन सा एंगल है, एंगल A है, तो कॉस ऑफ A एंगल। उसी तरह से BC का वेक्टर का डॉट विथ BA का वेक्टर का डॉट, इसको लिख लो मैग्नीट्यूड BC, इसमें सब पे बार लगाना था, मैग्नीट्यूड BA, इसमें कौन सा एंगल है बताओ तो जरा, इसमें कौन सा एंगल है BC और BA में, BC और BA में एंगल B है, तो ये कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, है ना, कॉस ऑफ एंगल B 90 डिग्री है कि नहीं। फिर उसी तरह से अपना CA का वेक्टर डॉट विथ CB का वेक्टर, इसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ CA मैग्नीट्यूड ऑफ CB कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, CB CA में एंगल C है देखो, है ना, कॉस ऑफ C। तो इन तीनों का हमें क्या चाहिए, इनका एडिशन चाहिए, एडिशन करना है, तो राइट हैंड साइड का एडिशन कर लो, कॉस ए ये कॉस सी। अभी यहाँ पे देखो, ये जब ये B 90 डिग्री है, तो एंगल ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस सी लिख सकती हूँ कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए ना ए एंड सी, क्योंकि एक एंगल तो उसमें फिक्स 90 डिग्री है जो कि B है, तो बचे हुए दो एंगल्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ए एंड सी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम लोग ये सम की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस सम की वैल्यू, दिस सम इज इक्वल्स टू, हम लोग राइट हैंड साइड लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड AB मैग्नीट्यूड AC, ठीक है, कॉस A को हम लिख रहे हैं कॉस ऑफ 90 माइनस सी, जो कि क्या हो जाएगा साइन सी, साइन सी लिख दूं क्या मैं यहाँ पे मैं लिख दूं क्या साइन सी लिख सकती हूँ ना। फिर ये cos 90 तो जीरो होता, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, ये टर्म पूरी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो बचा क्या अभी मैग्नीट्यूड CA मैग्नीट्यूड CB, है ना, cos C। तो अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है देखो, हमें कुछ कॉमन दिख के आ रहा है क्या, हमें AB AC है और यहाँ पे AC BC है, तो हमें AC कॉमन दिख रहा, मैग्नीट्यूड AC कॉमन दिख रहा, है ना, मैग्नीट्यूड AC हमें कॉमन दिख रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास P है ना, AC का मैग्नीट्यूड है ना हमारे पास P, है ना। उन्होंने हाइपोटेन्यूज AC की लेंथ बोल के रखी, उन्होंने AC बार मतलब ये दे के रखा P, तो P कॉमन है हमारा, और क्या बचा मैग्नीट्यूड AB और मैग्नीट्यूड क्या बचा, मैग्नीट्यूड BC बचा, है ना। इसमें
AC मैंने कॉमन लिया था, तो इसके साथ AB के साथ क्या बचा हमारा, साइन C बचा, एंड BC के साथ क्या बचा हमारा, कॉस C बचा। ठीक है, तो अभी ये क्या चीज है, ये कैसे आएगी, ये AB क्या होता है, अभी हम लोग एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये ABC है, तो ये B है, ये हमारा, इन्होंने ये पे क्या बोल के रखा, ये P बोल के रखा, B का अपोजिट, तो C का अपोजिट C है, A का अपोजिट A है, तो AB क्या है हमारा, C इंटू साइन C, प्लस BC क्या है हमारा, A इंटू कॉस C। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं, फॉर्मूला हो गया ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले को मैं अच्छे से फिर से लिखती हूँ, ये फिर से ये साइन सी को मैं अगर निकाल के कॉस ए लिखती हूँ तो मुझे तो मजा आ जाएगा। हमें तो इधर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दिख रहा कि नहीं, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, इसकी लेंथ क्या होती है, पी होती है, तो ये पी इंटू पी क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। आपने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ के रखा कि नहीं, प्रोजेक्शन लॉ पढ़ के रखा कि नहीं, हमने ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ रहना चाहिए वो कंसेप्ट में। तो आपको इधर ये पी, ये है, ये क्या था, ट्रायंगल एबीसी ना, है ना, तो आपको ये एंगल ए एंड सी का रिलेटेड का प्रोजेक्शन बनाना था, तो वो पी के ऊपर है ना प्रोजेक्शन, तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आएगा, है ना, यही तो हमें मिला, ये पी की वैल्यू है। प्रोजेक्शन लॉ यहाँ पे काम आया, कौन सा लॉ, प्रोजेक्शन लॉ। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लॉ से हम बता पा रहे हैं कि ये लेंथ कितनी है टोटल, क्योंकि हमें तो ये काम नहीं आया साइन सी, तो कन्वर्शन मतलब नहीं था, बट साइन सी को फिर से मैंने कॉस ही लिखा, तो हमें दिख गया कि प्रोजेक्शन लॉ है और इसकी लेंथ तो पी होती है ना, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, पी स्क्वायर मिला। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 69th क्वेश्चन, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, हमें निकालना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अभी समझो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अभी देखो हमें तो पता है जब दो वेक्टर्स दिए रहते हैं तो हम लोग एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डॉट प्रोडक्ट से बनाते हैं। हमने पढ़ के रखा कि अगर दो वेक्टर है तो cos थीटा इज इक्वल टू आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, है कि नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का ये फॉर्मूला है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़कर, इसमें तो cos थीटा मिल रहा है, बट हमें निकालना है साइन ऑफ थीटा, तो cos थीटा मिलने के बाद, cos थीटा मिलने के बाद cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता ना, या तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता, ट्रिग्नोमेट्री। cos थीटा हमें मिल रहा, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके sin थीटा निकालेंगे, निकाल सकते हैं कि नहीं, तो cos थीटा तो पहले निकाल लो, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट करो इन दोनों का, क्या आएगा, 4 टू द 8, 3 6 18 माइनस 18 आएगा यहाँ पे, फिर ये -1 -3 का मल्टीप्लीकेशन +3 अपॉन में मैग्नीट्यूड लिखो दोनों का, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -6 का स्क्वायर 36 -3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर द रूट में इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर +1, तो न्यूमरेटर कितना आ रहा, -10 +3 -10 +3 कितना आता, -10 +3 आता -7 अपॉन में क्या आ रहा, अंडर द रूट ऑफ ये 36 + 9 कितना हो जाता, 45 होता, 45 + 4 49 हो रहा, फिर ये अंडर द रूट में कितना होता, 10 + 16 10 + 16 होता है अंडर द रूट 26। तो हमें तो दिख के आ रहा है कि ये तो कट रहा, तो हमें मिल रहा -1/√26, ये हमें मिला cos थीटा, बट हमें चाहिए sin थीटा, तो cos थीटा एक बार लिख लेते हैं, -1/√26 मिला, तो sin स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता, सब्स्टिट्यूट करो, 1 - 1/26 ये आ जाएगा 25/26, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिली, तो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, ये क्या रहेगा 5/√26 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या बात, साइन स्क्वायर थीटा हमें मिला था, ये इसको हमने स्क्वायर रूट लिया, हमें मिला साइन थीटा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 70 क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कितना आसान सा सवाल आया था, देखो वेक्टर्स पे बोला है वेक्टर्स परपेंडिकुलर, कब रहते हैं वेक्टर्स परपेंडिकुलर, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो लगा लो, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप का डॉट विद द -2i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 10k कैप इक्वल्स टू 0, क्योंकि वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ये आएगा -6 देन +4 लैम्बडा देन -10, ये 10 है ना, ये 10 है ना, -10 इक्वल्स टू 0, कैलकुलेट कर लो, -16 + 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, -16 इक्वल्स टू -4 लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना आया 4। आसान सा सवाल था ये, तो ऑप्शन डी है इसका चॉइस। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 पे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant square x tan inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, तो ये तो हमारा y हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स tan इनवर्स एक्स। अभी रुक जाओ, डायरेक्ट डेरिवेटिव पे मत उतर जाओ, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिख रहा कि नहीं, सिंप्लीफिकेशन करके इजी बना दो फंक्शन को, उसके बाद डेरिवेटिव करो और आसान रहता है वो। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या रहता है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कौन है हमारा tan इनवर्स एक्स है। और यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर होता है ना, ये आपको पता है ये tan ऑफ थीटा का स्क्वायर होता, ये इसका स्क्वायर होता, तो tan ऑफ tan इनवर्स तो क्या हो गया x हो गया, तो x का स्क्वायर बचा उधर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अपना y बन गया। तो अभी निकालो इसका डेरिवेटिव, एक लाइन में आंसर है 2x। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। समझ में आई ना बात, ऐसे इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेट्स नाउ लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 72। इफ f of x is known to you which is log of 1 plus x to the base 10, then what is the value of 4 into f of 4 plus 5 into f of 1 minus log of 2 to the base 10? इसका वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सिंपली आपको फंक्शनल वैल्यूज निकालने हैं, यहाँ पे f of 4 निकालना है, x को रिप्लेस करो बाई 4 से, तो वो बन जाएगा 4 टाइम्स log of 1 plus 4 that is log of 5 to the base 10 प्लस 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 कितना होगा, log ऑफ 2 टू द बेस 10 माइनस है हमारे पास log ऑफ 2 टू द बेस 10। तो हमें तो दिख क्या रहा कि ये हो रहा 4 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस ये 5 टाइम्स और माइनस 1 टाइम्स, कितना टाइम बच जाएगा, प्लस 4 टाइम्स बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10। तो ये क्या हो रहा, 4 कॉमन आ रहा और ये बन जा रहा log ऑफ 10 टू द बेस 10, इजंट इट। तो ये हो जा रहा 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। आपको समझ में आया ना, मैंने ये log ऑफ 10 टू द बेस 10 कैसे लिखा, ये 5 इंटू 2 होगा ना, log की प्रॉपर्टी log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a b होता ना, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है। क्लियर है बात, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन है, there is a function f which is defined by ln of root of x square plus 1 minus x is an even function, an odd function, both even and odd function, neither even nor odd function। तो हम ऑप्शन से समझ रहे हैं कि हमें फंक्शन इवन है कि ऑड है चेक करना है। तो आप लोगों को पता है जब आप f of x में f of minus x कैलकुलेट करते हो, तो अगर वो माइनस ऑफ f of x आता तो ये बन जाता ऑड, अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर ही आता तो ये बन जाता इवन। तो हम क्या करेंगे, इवन एंड ऑड चेक करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे f ऑफ माइनस एक्स। कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा ln ऑफ अंडर द रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमें क्या दे रहा है, ln ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ना होल्ड डाउन, यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इवन है कि ऑड है, तो हमें यहाँ पे ये ln फंक्शन है करके इसको सॉल्विंग बनता है। यहाँ पे सॉल्विंग क्या कर सकते हैं हम, ये है ना अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको मैं बोलूंगी रेशनलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रूट है। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर सकते, तो न्यूमेरेटर हमें क्या मिल रहा, न्यूमेरेटर हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल रहा है ना, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमें मिल रहा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इजंट इट। तो अभी ये क्या आएगा हमें, ये आ रहा ln ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कट गया ना, एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ रहा है ln ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अभी देखो इसको 1 अपॉन को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ln 1 कितना होता है 0, तो ये हो गया माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हमें दिख गया ना ये फंक्शन क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एफ ऑफ माइनस एक्स एज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला। तो ये बता रहा है कि एफ इज क्या है, ऑड है, तो इसने हमें बता दिया कि एफ क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या है फिर, इट इज एन ऑड फंक्शन, ऑप्शन बी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन निकालना है। एफ ऑफ एक्स क्या देखे रखा है, log ऑफ 10 टू द बेस x। इसको आप पहले एक बार से लिख लो कि ये log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ x है विद द बेस e। ठीक है, तो log ऑफ 10 तो हमें साइड में रहने दो, log ऑफ 10 को बाजू में रख दो, बट हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस e। आपको पता है यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 log ऑफ 1 क्या होता है 0। तो डोमेन डिफाइन होना मतलब फंक्शन को डिफाइन करने वाला डोमेन ढूंढना है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हम नहीं दे सकते है ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 देने से क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है 0 हो जा रहा। तो देयरफॉर डोमेन की प्रोसेस में हमने बताया कि x शुडंट बी इक्वल टू 1। और एक क्या बात है, ये जो log ऑफ है ना x, ये x किसके लिए डिफाइन, x क्या रहना चाहिए log डिफाइन होने के लिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपने log की डेफिनेशन पढ़ी ना, ये जो log ऑफ x टू द बेस e है, इट इज डिफाइंड वेल व्हेन x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0।
तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका फिर डोमेन क्या बोल रहा है, डोमेन बोल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट एक्सक्लूडिंग 1, तो ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इसमें भी यही था बट एक्सक्लूडिंग 10 बोला था, 10 नहीं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं होना, तो x ग्रेटर देन 0 होना, एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने कैसे डिसाइड किया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर किया है इसके ऊपर, important functions का domain and you know the ranges. You can check out that lecture from the NDA maths classes का playlist है हमारा, you can find the playlist link in the description। उसमें आपको एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन एंड रेंजेस डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हमने डोमेन एंड रेंज डिस्कस किया है। डोमेन जो होता है इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, बिकॉज दिस एक्स कैन नॉट बी 0 एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अभी यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 होना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा ना टर्म, डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता तो फंक्शन क्या होता, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को 0 होने वाली चीज वहां से निकाल दी है, x इक्वल टू 1 को हमने रिमूव कर दिया है, तो ये हमारा बन गया डोमेन। ठीक है, लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 75 नाउ। इन दिस क्वेश्चन वी शैल डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो आप देख रहे हो 0/0 है एट x इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एलोपिटल रूल। एलोपिटल रूल आपको पता होगा है कि नहीं, एलोपिटल रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होता है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव पहले आएगा 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x, फिर से कॉस का डेरिवेटिव इंटू माइनस साइन 4x इंटू क्या आएगा 4, है ना, इंटू 4, दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक बार इसे लिख लेंगे हम, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 4 जा कितना 12, माइनस 12 कॉस क्यूब, अच्छा ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर 4x इंटू साइन 4x, दिस इज डिवाइडेड बाय 2x। अभी देखो यहाँ पे फिर से एलोपिटल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन 4x है और यहाँ पे 2x है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ये जो है ना हमारे पास 12 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x को ऐसे बाजू में रख दो, ये साइन 4x है ना यहाँ पे, और डिवाइड में हमारे पास 2x है, तो इंटू 2 कर लो, इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर लो, यहाँ पे ये डिवाइड बाई 2 इधर लगेगा, और ये इसका वैल्यू इसके साथ ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 12 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x आएगा। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया, आपने पढ़ के रखा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1, यहाँ पे साइन 4x बाय 4x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू 12 कॉस 0 की वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 है ना, तो ये आ जाएगा 24। आसान था सवाल, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है हमारा, देख रखा है, फॉर आर पॉजिटिव एफ ऑफ आर इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एफ ऑफ आर क्या फंक्शन है, इट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर होती है, टू द एरिया ऑफ द सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर होती है। देन व्हाट इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। आसान से सवाल है, देखो पाई आर एक कैंसिल कर दो, ये आ रहा 2 बाई आर, तो एफ ऑफ 1 निकाल लो, एफ ऑफ 1 है 2 बाई 1 2, एफ ऑफ 2 निकाल लो, एफ ऑफ 2 क्या आएगा 2 बाई 2 1, तो हमें चाहिए था एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो 2 प्लस 1 कितना आ रही है 3 आ रही है। आसान सा सवाल था एकदम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77th क्वेश्चन, और इसमें हमें एफ ऑफ एक्स दे के रखा है विच इज 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स, और बोला गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आसान सा सवाल है ये भी, देखो हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड का प्रोडक्ट। एफ ऑफ एक्स लिख दो, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ वाई क्या रहेगा 3 टू द पावर 1 प्लस वाई, एफ ऑफ जेड क्या रहेगा 3 टू द पावर 1 प्लस जेड। तो अभी 3 टू द पावर कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, हमारा 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स है ना, 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स हमारा फंक्शन होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा x के जैसे ट्रीट हो रहा, अभी इसके साथ कंपैरिजन कर लो, 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स, तो ये इधर 1 रहना इधर 2 रहना, समझ में आई ना बात आपको, इधर क्या रहना 1 रहना और इधर 2 रहना, तो ये 3 को हमने इस तरह से ये फंक्शन को देख के स्प्लिट किया, 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स रहना ना हमें, तो ये पूरा 1 प्लस ये पूरा क्या है ये बंदा, ये पूरा ये जो ब्रैकेट है ये x है, तो इसको मैं क्या करके लिखूं फंक्शन को, दिस इज एफ ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू,
क्योंकि 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स क्या डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, तो ये जो भी एक्स है वो एफ ऑफ में आएगा, तो यहाँ पे ये है ये एक्स, तो ये एफ ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके आएगा, 2 प्लस वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? ये सॉल्यूशन एकदम आसान सा है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करके फंक्शन को बनाना है वहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 78th क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या है रियल रूट्स, जीरो है कि नहीं, आपने पढ़ के रखा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉडुलस एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये जो है ना इसके नो रियल रूट्स है, ठीक है। क्यों पता है, अगर क्योंकि आप यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन बनाओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू सॉल्व करोगे ना आप, 20 के फैक्टर्स आएंगे 4 एंड 5, तो ये x प्लस 4 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 सॉल्व करो, x इक्वल टू -4 एंड -5 आएगा, बट नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा इधर डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो रूट नहीं हो सकते ना। सिमिलरली जब आप दूसरी कंडीशन बनाते हो, दैट इज व्हेन यू टेक x लेस देन 0, तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी ना। इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स क्या आएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 से सॉल्व करके आएंगे x इक्वल टू 4 एंड 5, ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये रूट्स हमें रॉन्ग पोजीशन पे मिल रहे हैं, x लेस देन 0 है यहाँ पे, तो x पॉजिटिव कैसे हो सकता, तो दोनों चीजें क्या है, इसके जो दोनों आंसर्स है ये कंट्राडिक्शन है ना, तो इसके तो कोई रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसके जीरो रियल रूट्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यही नहीं, ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे 9 की जगह पे वो लोग 3 देके यहाँ पे कुछ नंबर देते, ठीक है, 2 करके, तो वहां पे भी जब भी आपको ऐसे फॉर्म का इक्वेशन दिखेगा, उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी होता है जो कि कंट्राडिक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम पॉजिटिव ले रहे हैं एक्स तो निगेटिव आंसर आ रहा, निगेटिव ले रहे हैं एक्स तो पॉजिटिव आंसर आ रहा, तो वो तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसके आंसर क्या है, नो रियल रूट्स, दैट इज जीरो रियल रूट्स। क्लियर है बात? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें 79 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स देके रखा है और पूछा एफ डैश एक्स, आसान सा सवाल था ये भी। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन ऑफ कोसाइन एक्स, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो, साइन और कोसाइन एक्स कंपोजिट फंक्शन है, साइन का आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा पहले, कॉस ऑफ कॉस एक्स, फिर से अंदर वाले कॉस का डेरिवेटिव इनटू माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर आना है माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो देख लो अभी करेक्ट ऑप्शन क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ऑप्शन डी में देख रखा है सही से, है कि नहीं। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 80 क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा गया, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, अभी देखो बी केयरफुल, अंडर द रूट है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है ना, रेडिकैंड को, रेडिकैंड पॉजिटिव होना जरूरी है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव होगा तो हमें रियल नो रियल फंक्शन आएगा, जबकि हमारा फंक्शन रियल है, तो इसको डिफाइन करना है, मतलब ये रियल रहना जरूरी है, रियल रहना मतलब हमारे पास पहली क्राइटेरिया क्या है, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3, ये निगेटिव नहीं होना, निगेटिव नहीं होना मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना मतलब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस को बाहर निकालो, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये माइनस से अभी मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आया, वेविकर मेथड लगा लो अभी, है ना, ये 2 है और 3 है, इसका इक्वालिटी सॉल्व कर लोगे ना, 2 एंड 3 आएगा रूट, है ना, तो वेविकर मेथड क्या बताती है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये है ना, तो x क्या है यहाँ पे, x शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2, 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डोमेन तो हमें ऐसे ही x के लिए वैल्यू सॉल्व करने के लिए से ही मिलता है, वैल्यू x के लिए वैल्यू सॉल्व करने से मिलता है, क्लियर है कि नहीं। सिर्फ आपको क्या देखना रहता है कि आपको डिफाइन होना, फंक्शन प्रॉपरली डिफाइन होना जरूरी होता है, वो कंडीशन देखना जरूरी है, जब भी वो रूट्स में आए तो रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होने देनी है, तो निगेटिव नहीं होने देने के लिए आप सॉल्व कर रहे, तो उससे ही आपको डोमेन मिल जाता है, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। तो इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड द क्वेश्चन नंबर 61 टू question number 80. You have to stay tuned with me on my channel for the next session, and do not forget to like and share it with your friends this particular video, and subscribe to my YouTube channel for getting all such important videos for your preparation towards upcoming NDA written examination. Thanks for watching this video guys. I would meet you in the next session.